नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डोमेस्टिक डाटा एंट्री सीरीज के मॉड्यूल 2 में। आज आप सीखेंगे फाउंडेशन स्किल्स के बारे में, यानी बुनियादी कौशल के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके और वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। 2 बुनियादी कौशल। तकनीकी कौशल। आइए जानते हैं इस यूनिट का उद्देश्य। इस मॉड्यूल के समाप्त होने के बाद आप निम्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कंप्यूटर के मूल तत्वों को समझ पाएंगे, MS वर्ड के साथ काम करना सीखेंगे, MS एक्सेल के साथ काम करना सीखेंगे, आइए जानते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर विद्युत उपकरण है जो कि एक प्रोग्राम के निर्देश और नियंत्रण के अनुसार इनपुट के मूल संचालन, स्टोरेज प्रोसेसिंग और आउटपुट के मूल संचालन पर कार्य करता है। इसमें डेटा को भंडारित करने, पुनः प्राप्त करने और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। एक कंप्यूटर का प्रयोग दस्तावेज़ों को टाइप करने, स्प्रेडशीट के साथ कार्य करने, डेटाबेस प्रबंधन, प्रस्तुतियाँ बनाने, ईमेल भेजने और संबंधित जानकारी के लिए इंटरनेट पर संपर्क करने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण गुण। गति। कंप्यूटर समाज के सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है और यह कार्य में गति प्रदान करता है। विश्वसनीयता। कंप्यूटर नहीं, मनुष्य अधिकांश त्रुटियों का कारण होता है। संग्रहण। कंप्यूटर डेटा की भारी मात्रा को संग्रहित करने में सक्षम होता है, जिसे तेज़ी से स्थिर और प्राप्त किया जा सकता है। क्षमता। डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्ति की क्षमता भंडारित करने वाली हार्ड डिस्क पर निर्भर करती है। उत्पादकता। कंप्यूटर समाज के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। व्यवसाय। बारकोड और स्नैकर्स की सूची को ट्रैक करने, ग्राहकों की क्रेडिट स्थिति जांचने तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए सक्षम बनाता है। घरों में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह कंप्यूटर ही आंतरिक तापमान नियंत्रित करते हैं, घर की सुरक्षा प्रणाली को संचालित करते हैं, समय बताते हैं तथा वीडियो कैसेट रिकॉर्डर को ऑन और ऑफ करते हैं। ऑटोमोबाइल इस ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जिससे पेट्रोल माइलेज बढ़ता है। मनोरंजन इसका प्रयोग स्टीरियो सिस्टम या कंप्यूटर डिजिटल ध्वनि बनाने या डिजिटल एनकोडर लेज़र डिस्क से एनिमेटेड फीचर बनाने में भी किया जाता है। प्राथमिक अनुसंधान। कंप्यूटर का उपयोग गणितीय समस्याओं को सुलझाने, जटिल डेटा को प्रदर्शित करने या ऐसे मॉडल सिस्टम जिन्हें बनाना बहुत महंगा था या अव्यावसायिक हो आदि के परीक्षण करने में हेतु प्रयोग किया जाता है। रक्षा या सैन्य में अत्याधुनिक संचार में कंप्यूटर का उपयोग संकेतिक और संदेशों को खोलने व कर्मियों तथा आपूर्ति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं कंप्यूटर के प्रकार। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, हाथ वाले कंप्यूटर, टैबलेट PC। आइए कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड,
मॉनिटर, माउस, स्पीकर्स, हैंडसेट्स, प्रिंटर, सिस्टम इकाई, स्कैनर, डीवीडी ड्राइव, हार्ड ड्राइव। अब हम जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़ों को बनाने की अनुमति प्रदान करता है, जैसे पत्र, कक्षा नोट्स, रिपोर्ट, पोस्टर, प्रश्न पत्र, ब्रोशर, सामग्री। आइए जानते हैं एमएस वर्ड की कुछ विशेषताओं के बारे में। टेक्स्ट को डालना और डिलीट करना। एक टाइपर की तुलना में प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा आम और उपयोगी कार्य टेक्स्ट को आसानी से डालना व हटाना होता है। यदि आप एक शब्द भूल जाते हैं या एक शब्द को गलती से 2 बार टाइप करते हैं, तो आप आसानी से भूला हुआ शब्द वापस सम्मिलित कर सकते हैं या अतिरिक्त शब्द को हटा सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करना और हटाना। एक अन्य आम सुविधा टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना है। आप दस्तावेज़ों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, यह इसे करने में आपको सक्षम बनाता है। एक अन्य आम सुविधा टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। आप दस्तावेज़ों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, यह इसे करने में आपको सक्षम बनाता है। पाठ स्वरूपन। यह दस्तावेज़ों की दिखावट बदलता है, जैसे फ़ॉन्ट का आकार, शैली, रंग और बहुत कुछ। मार्जिन और टैब स्टॉप बदलना। मार्जिन और टैब को जोड़ा जा सकता है और किसी भी शैली को स्वरूपित किया जा सकता है। टेक्स्ट ढूंढना और बदलना। इस विकल्प के उपयोग से किसी भी दोबारा से लिखे हुए शब्द को कुछ ही चरणों में ढूंढा और बदला जा सकता है। स्पेलिंग की जांच करना। स्पेलिंग जांचने का विकल्प किसी दस्तावेज़ किसी भी गलती का स्वतः पता लगाने व सुधार करने की अनुमति देता है। शीर्ष लेख और पदलेख, मतलब हेडर और फुटर। शीर्ष लेख और पदलेख छोटे पहचानकर्ता होते हैं जो दस्तावेज़ के ऊपर और नीचे होते हैं। यह दस्तावेज़ पर महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें पृष्ठ संख्या, शीर्षक, लेखक का नाम, अध्याय संख्या तथा तिथि आदि लिखा जाता है। आइए अब एमएस एक्सेल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है जो डेटा को स्तंभों और पंक्तियों में प्रदर्शित करता है। यह डेटा विभिन्न उद्देश्यों जैसे बजट, लेखा, चार्टिंग, ग्राफिक्स, वित्तीय विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट डेटा को चार्ट मतलब ग्राफ के विकल्प के माध्यम से देखने की भी अनुमति देता है। स्प्रेडशीट निम्न को बनाने में अनुमति देता है, जैसे समय सीमा, साक्षात्कार, तुलना, बजट आदि। अब जानते हैं ग्राफिकल वर्जन के बारे में। एक्सेल इंटरफेस को भी एक रिबन के द्वारा बदला जा सकता है। ऑफिस और त्वरित एक्सेल टूलबार को यहाँ दिखाया जा सकता है और उनका कार्य भी वही है। स्प्रेडशीट में विभिन्न कार्य हैं जो अनुमति देते हैं। यह इस प्रकार है। टेक्स्ट संपादन जैसे कि हटाना, कॉपी करना, मिटाना, फेरबदल करना, जोड़ना। सेल्स के बीच में गणितीय संबंध दिखाने के लिए सूत्रों का उपयोग करना। दस्तावेज़ के प्रारूप जैसे कि प्रकार, आकार, रेखारेख,
मार्जिन, पेज की लंबाई और बहुत कुछ को बदला जा सकता है। हाइट, अनहाइट सुविधा का उपयोग करके डेटा को व्यवस्थित करना, फ्रैक्शन का उपयोग करके गणना करना, बड़े डेटा को व्यवस्थित करने और परिणाम देखने के लिए करें। डेटा को व्यवस्थित, संग्रहित, फिल्टर और सॉर्ट करने के लिए डेटाबेस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। डायनेमिक चार्ट जो कि डेटा में किसी बदलाव होने के नाते स्वतः ही अपडेट हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो किसी भी स्प्रेडशीट में डेटा या संज्ञात्मक मान स्तंभों और पंक्तियों में दर्ज करने की अनुमति देता है। यह प्रविष्टियों को गणना, ग्राफ और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयोग होता है। आइए जानते हैं MS एक्सेस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि मुख्य रूप से घर या लघु व्यवसाय के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसे आप किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर पैकेज की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भाग के रूप में बदल दिया गया है। अब जानते हैं एक्सेस मतलब एक्सेल के बारे में। एक्सेल स्प्रेडशीट के उपयोग की तुलना एक एक्सेस उपयोग करने का लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो डेटा संग्रहित कर रही हैं इसके साथ क्या करना है और क्या और कितना डेटा स्टोर करने वाले हैं। यदि आपके पास डेटा थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हो और डेटा के प्रत्येक भाग की कई विशेषताएं ना हो तो एक्सेल ठीक हो सकता है। यदि आपके पास एकाधिक वर्कशीट में अलग अलग प्रकार का डेटा है तो एक्सेस का प्रयोग करना बेहतर है। अब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल एक्सटेंशन के बारे में। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक डेटाबेस बनाते हैं वह डेटाबेस को MDB एक्सटेंशन के रूप में स्टोर कर लेता है। जब आप एक्सेस डेटाबेस विकसित करेंगे तब आप इस एक्सटेंशन का सर्वाधिक उपयोग कर पाएंगे। एक बार जब आप अपना डेटाबेस स्थापित करते हैं तो आपके पास इसमें एक MGI फाइल के रूप में सुरक्षित करने का विकल्प होता है। एक बार जब आप अपना डेटाबेस स्थापित करते हैं तो आपके पास इसे एक MGI फाइल के रूप में सुरक्षित करने का विकल्प होता है जो आपको MGB फाइल के अतिरिक्त कुछ और भी लाभ देता है। एक MGI फाइल MGB एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। अब हम जानेंगे टाइपिंग कौशल के बारे में। किसी को भी टाइपिंग कौशल विकसित करने के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड से भली भांति परिचित होना चाहिए। एक कंप्यूटर कीबोर्ड की वर्णमाला संख्यात्मक, फंक्शन और विशेष कुंजी होती है। 3 पंक्तियों में है वर्णमाला की कुंजी। टैब सबसे ऊपर वाली पंक्ति। टैब कुंजी पंक्ति में शामिल अक्षर हैं QWERT और POIUY। कैप्स मध्य पंक्ति। इस पंक्ति की कुंजियां हैं ASTFG और LKJH। इस पंक्तियों को होम पंक्ति भी कहते हैं या वह पंक्ति जहां आप अपना हाथ हमेशा रखते हैं। शिफ्ट इसे आखिरी पंक्ति भी कहा जाता है। इस पंक्ति की कुंजियां हैं ZXCVB और MN, MNN अक्षर को टाइप करते समय अपने सीधे हाथ की पहली उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए।
यह दो शब्दों के बीच जगह बनाने में सक्षम बनाता है। स्पेस बार को दबाने के लिए अपने अंगूठे का प्रयोग करें। टिप: टाइप करते समय हमेशा अपने दोनों हाथों का प्रयोग करें। अपनी उंगलियों को जितना हो सके कीबोर्ड के नज़दीक रखें। आइए जानते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल के बारे में। डेटा को सटीक रूप से लिखने या हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावी रूप से प्रयोग करें। डेटा में विसंगतियों को पहचानें और देखें। अपनी भूमिका से संबंधित कार्य किसी भी बदलाव आप जानेंगे। इस मॉड्यूल को 2 सत्रों में विभाजित किया गया है। डेटा एंट्री। आइए जानते हैं डेटा एंट्री कार्य के बारे में। डेटा एंट्री कार्य सभी प्रकार के क्षेत्रों में हो सकते हैं। इसमें शामिल है नए ग्राहकों के व्यक्तिगत वितरण का दर्ज करना, समाचार पत्र में वर्गीकृत विभाजनों के लिए जानकारी दर्ज करना, पेपर आधारित बाजार अनुसंधान परिणामों। आइए जानते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी की भूमिका। डेटा एंट्री ऑपरेटर की भूमिका में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे डेटा की सटीकता सत्यापित करना। सिर्फ डेटा की सटीकता पर विश्वास करना एक सही काम नहीं है और इसलिए डेटा की सटीकता का सत्यापन एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक डेटा की एंट्री करने से पहले सत्यापित करना चाहिए। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वित्तीय, कर्मियों, पुलिस और अन्य रिकॉर्ड या रिपोर्ट जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा कॉपी व दर्ज करें और सत्यापित करें। विभिन्न विभागों, लोगों, चयनित डेटा को एक कंप्यूटर में दर्ज करें और विशिष्ट प्रोग्राम के निर्देशानुसार दस्तावेज़ों को स्कैन करें। स्क्रीन पर दिए गए किसी लिखित डेटा की तुलना दस्तावेज से करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि से दूर रहें। उदाहरण के लिए, मतदाता सूची के लिए गांव के लोगों का डेटा दर्ज करना है। आप इसके लिए दस्तावेज़ों या राशन कार्ड के प्रयोग से आवेदक के डेटा चेक कर सकते हैं। आवश्यक परिवर्तन या सुधार। सभी सत्यापन और आश्वासन के बावजूद भी त्रुटियां हो सकती हैं, चाहे मामूली हो या महत्वपूर्ण हो। इसलिए यह डेटा एंट्री ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि वह उसे सिस्टम में दर्ज करने से पहले निर्देश और आम तर्क करके इसमें सुधार करे। घटनाओं को प्राथमिकता देना। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार सेवा अनुरोधों को प्राथमिकता देनी चाहिए और दस्तावेज बनाना, वर्गीकरण, सेवा अनुरोधों को महत्व देना, भीड़ प्रबंधन और दूसरी चीज़ों के महत्व को समझना होता है। मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के लिए उसे सहायता प्रदान करें, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर एक प्रभावी और कुशल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। उन्हें किसी भी व्यवसाय की आवश्यकता के लिए एक मजबूत डेटा प्रबंधन सिस्टम बनाना चाहिए। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को संगठन की प्रतिक्रियाओं और नीतियों के अनुसार सेवा अनुरोध को सही तरीके से रिकॉर्ड और निष्पादित करना चाहिए। डेटा फाइल की सुरक्षा और बैकअप की फाइलिंग और संग्रहण की सहायता करें। मौजूदा हेल्प डेस्क फीडबैक सिस्टम की पर्याप्तता का मूल्यांकन करें और सुधार की आवश्यकता हो तो सुझाव। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को सही स्वरूप में जानकारी पुनः प्राप्त करनी चाहिए। वह हमेशा याद रखे कि अधूरी जानकारी और कुछ नहीं है,
सिर्फ संख्या या शब्दों को लिखा जाना है, जिसमें से डेटा को आप स्वयं ही पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सही जानकारी सही समय पर सही प्रारूप में प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। डेटा दर्ज करते समय एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के साथ समन्वय करना, आवश्यक रिपोर्ट के लिए प्रबंधन के साथ बातचीत करना, व्यवसाय की आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी को समझना और प्राथमिकता देना शामिल है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को विभिन्न बैकअप या राहतकर्ताओं की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि स्विच बोर्ड, रिसेप्शनिस्ट, फिंगरप्रिंट आदि। आइए जानते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ज्ञात समस्याओं का ज्ञान आधार किस प्रकार बनाए रख सकता है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को दस्तावेजीकरण, वर्गीकरण, सेवा अनुरोधों के महत्व को समझना चाहिए और हमेशा जिस संगठन में वह कार्य करता है उस संगठन और उद्योग के ज्ञान आधार स्थापित और बनाए रखना चाहिए। वह वशिष्ठ समस्याओं का सामना करता है, जैसे अपूर्ण फॉर्म। अब हम जानेंगे एक डेटा एंट्री सेवाओं में क्या शामिल है। डेटाबेस निर्माण, टेबल्स बनाना, डेटाबेस से डेटा जोड़ना, किसी डेटाबेस की पूछताछ, संबंधपरक डेटाबेस डिज़ाइन। आइए जानते हैं एक डेटाबेस ऑपरेटर को किस डेटाबेस का उपयोग करना चाहिए। यदि आप एक डेटाबेस का उपयोग घर या छोटे व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और फाइल मेकर ठीक है। यदि आपको एक डेटाबेस आधारित वेबसाइट बनानी है तो आपको एक बेहतर सिस्टम जैसे कि SRL सर्वर, ओरेकल या MySQL का उपयोग करें। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य किसी डेटाबेस को बनाने और आइए जानते हैं एक डेटाबेस कैसे बनाया जाए। डेटाबेस बनाना कोई अपवाद नहीं है। आइए कुछ विकल्पों के बारे में जानते हैं। विकल्प 1, प्रोग्राम के रूप में। बहुत से डेटाबेस प्रशासन अपने नए डेटाबेस कार्यों के लिए SQL का प्रयोग करते हैं। SQL दर्ज करने के लिए आपको एक इंटरफेस खोलना होगा जो आपको अपना सर्वर कोड देने की अनुमति देगा। उदाहरण के लिए यदि आप SQL सर्वर का उपयोग करते हैं तो आप आमतौर पर प्रश्न विश्लेषक का उपयोग करेंगे। विकल्प 2, यूज़र इंटरफेस। अधिकांश डेटाबेस सिस्टम यूज़र इंटरफेस के माध्यम से एक डेटाबेस को बहुत आसान बनाते हैं। सामान्यतः यह सिर्फ मेन्यू से एक विकल्प चुनने की बात है, फिर आपका डेटाबेस का नाम प्रदान करना होगा। इस चित्र में एक फाइल मेन्यू में नया डेटाबेस किस प्रकार बनाया जाए यह दर्शाया गया है। इस चित्र में एक डेटाबेस बनाना दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि एक ब्लैंक डेटाबेस किस प्रकार बनाया जाता है। इस डेटाबेस में डेटाबेस को सुरक्षित करने का तरीका दिखाया गया है। इस चित्र में एक उपरोक्त कार्य पूरा करने के बाद आपको एक खाली डेटाबेस कैसे दिखाया जाएगा यह बताया गया है। डेटाबेस के साथ कुछ समय काम करने के बाद आप टेबल डेटाबेस के बारे में अधिक परिचित हो जाएंगे। इस चित्र में यही दिखाया गया है। इस चित्र में डेटाबेस टेबल तालिका को दिखाया गया है। इस चित्र में दूसरा स्तंभ काले रंग में हाइलाइटेड है। इस कॉलम को प्रथम नाम दिया गया है। इस चित्र में एक तालिका को बनाना दिखाया गया है। एक बार आपने अपनी तालिका बना ली
आप परिणाम स्वरूप तालिका को देखने के लिए डेटाशीट व्यू में जाकर बदलाव कर सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाया गया है। अब जानते हैं डेटा जोड़ने के बारे में। डेटाबेस तालिका में डेटा दर्ज करने के बहुत तरीके हैं। आपके द्वारा चयनित तरीका मुख्यतः आपके प्रसंग पर निर्भर करता है। आपको इन तरीकों का चुनाव कर सकते हैं: डायरेक्ट एंट्री, प्रपत्र, एसक्यूएल, वेबसाइट व अन्य आवेदन। अब जानते हैं डायरेक्ट एंट्री के बारे में। जब यह दृश्य डेटाशीट में है तो आप सीधे तालिका में टाइप कर सकते हैं। प्रारंभ में यह सबसे आसान और तेज़ तरीका लग सकता है, लेकिन यदि आपके पास बहुत ज़्यादा डेटाबेस है और या किसी गैर तकनीकी उपयोगकर्ता को डेटा दर्ज करना है तो यह तरीका उपयुक्त नहीं है। आइए जानते हैं डायरेक्ट एंट्री के बारे में। यदि आप एक डेस्कटॉप डेटाबेस प्रोग्राम में कार्य कर रहे हैं तो आप एक फॉर्म स्थापित कर सकते हैं जिसमें एक गैर तकनीकी उपयोगकर्ता भी फॉर्म में डेटा दर्ज कर सकता है। एक बार यह फॉर्म को जमा करता है तो डेटा स्वतः ही तालिका में अपडेट हो जाएगा। इस चित्र में इसका उदाहरण दिया गया है। आइए एसक्यूएल के बारे में समझते हैं। आप डेटा डालने के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा एसक्यूएल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो एसक्यूएल का प्रयोग डेटाबेस और तालिका बनाने पर भी किया जा सकता है। इसका एक फ़ायदा है कि आप अपने एसक्यूएल को दोबारा प्रयोग के लिए बचा सकते हैं। यदि आपका डेटा एक से अधिक डेटाबेस में डालना है तो यह काफ़ी आसान तरीका है। आइए जानते हैं वेबसाइट या अन्य अनुप्रयोग के बारे में। आप इससे एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे आप डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं। डेटा दर्ज करने वाले व्यक्ति का डेटाबेस तक सीधा पहुंच की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता। अब जानते हैं डेटाबेस की पूछताछ के बारे में। पूछताछ उन कार्यों में से एक है जो डेटाबेस को शक्तिशाली बनाता है। पूछताछ का अर्थ है आपके डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करना। आमतौर पर आप चुन सकते हैं कि आपको कितना डेटा वापस लौटाना है। यदि आपके पास डेटाबेस में बहुत अधिक डेटाबेस है तो आप शायद सभी चीज़ें नहीं देखना चाहते। संभावना है कि आप केवल वह डेटा देखना चाहेंगे जो एक निश्चित मापदंड पर फिट बैठता है। डिज़ाइन दृश्य का उपयोग करके सिस्टम वास्तव में पूछताछ क्वेरी उत्पन्न करने के लिए एसक्यूएल का प्रयोग करता है। इस दृश्य में यही दिखाया गया है। अब हम जानेंगे रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में। रिलेशनल सिस्टम सबसे अधिक प्रचलित डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम है। सामान्यतः रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम के रूप में प्रचलित है। इस उदाहरण में डेटाबेस में 40 तालिकाएं हैं। प्रत्येक तालिका एक विशिष्ट उद्देश्य को प्रदान करती है। आइए जानते हैं रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में। व्यक्तिगत तालिका उस डेटा को रख सकती है जो संख्या रूप से व्यक्तिगत हो। सिटी तालिका सभी शहरों की एक सूची रख सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शहर में रहता है तो हम उस व्यक्तिगत तालिका से उस सिटी तालिका के शहर का संकेतक स्टोर कर सकते हैं। सिटी तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड की एक अनोखी पहचानकर्ता होती है। यह अनोखी पहचानकर्ता एक ऐसा मूल्य है जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए अद्वितीय है। यह पहचानकर्ता एक बढ़ती संख्या के जैसे सरल हो सकता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तालिका में दर्ज करते समय उस तालिका में शहर की विशिष्ट पहचानकर्ता को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस मामले में अनोखा पहचानकर्ता एक संख्या है, इसलिए हम इस संख्या को व्यक्तिगत तालिका के CI कॉलम में दर्ज करते हैं।
डेटा एंट्री त्रुटियाँ। आइए जानते हैं डेटाबेस त्रुटियों के बारे में। डेटाबेस प्रोग्रामिंग के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक डेटाबेस त्रुटियों को नियंत्रित करना है। डेटा एंट्री त्रुटियों में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे डेटाबेस त्रुटि प्रबंधन, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, डेटाबेस प्रयोग प्रबंधन, कड़ी सुरक्षा। किसी भी एप्लीकेशन में एक अनुभवहीन उपयोगकर्ता द्वारा डेटा क्षेत्रों में गलत जानकारी डालने या ऐसा रिकॉर्ड हटाना जाना जो नहीं हटाना जाना चाहिए आदि को रोकने के लिए एक त्रुटि रोकने वाला तंत्र होता है। एक अन्य त्रुटि संभवतः यह भी हो सकती है कि जब आप अपने एक ऐसे डेटाबेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वास्तव में मौजूद ही नहीं है। इस प्रकार की त्रुटियों को सामान्यतः डेटाबेस त्रुटि कहा जाता है। इसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे डेटा गलत दर्ज करना, गलत क्षेत्र में डेटा को दर्ज करना। आइए जानते हैं डेटाबेस त्रुटि प्रबंधन के बारे में। इस चित्र में एक गलत डेटा को दर्ज किया हुआ दिखाया गया है। इसमें डेटा गलत दर्ज करना शामिल है। उदाहरण के लिए किसी एक कॉलेज में विद्यार्थियों की जानकारी एक विशेष फॉर्म में दर्ज की गई है। इसमें गीता का विवरण सही दर्ज नहीं किया गया है। उसकी कक्षा बीए के बजाय एमबीए दर्ज की गई है। इस चित्र में गलत क्षेत्र में डेटा भरना दिखाया गया है। उदाहरण के लिए छात्र का विवरण गलत फील्ड में दर्ज किया गया है। इसका अर्थ यह है कि कक्षा के स्थान पर रोल नंबर दर्ज किया गया है। इस चित्र में डेटा का दोहरीकरण दिखाया गया है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी की आइए जानते हैं डेटाबेस एक्सेस प्रबंधन के बारे में। डेटा अखंडता, गोपनीयता और सुरक्षा के बढ़ते महत्व के कारण डेटाबेस प्रतिनिधि निगरानी और लेखा परीक्षण संगठनों के लिए अधिक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। एक बड़ी संख्या में डेटाबेस पर कार्य करना आसान आइए अब हम जानते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के बारे में। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन में आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी शामिल है। कोई भी गलत कदम संगठन को भारी नुकसान कर सकता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। यदि कोई भी सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है तो इससे डेटा खराब भी हो सकता है। इसके साथ डेटा एक्सेस करने की कुछ आइए अब हम जानते हैं कड़ी सुरक्षा करने के बारे में। लगातार एक जैसी कड़ी सुरक्षा का होना उद्यम के सबसे मूल्यवान सुरक्षा नियंत्रण को प्रदर्शित करता है। यह नेटवर्क की कमजोरियां और हमले की संभावना को कम करता है और आपके संगठन को हानि होने से बचाता है। अधिकांश सुरक्षा समाधान केवल उस सिस्टम के भारी एक्सेस को रोकते हैं जहां आपको संवेदनशील डेटा स्टोर होता है। सुरक्षा के लिए यह आइए जानते हैं डेटा की कड़ी सुरक्षा में क्या शामिल है। पहला, अनधिकृत एक्सेस मतलब प्रयोग, सीमित एक्सेस। आइए अब हम जानेंगे अनधिकृत उपयोग के बारे में। एक वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्वस्थ, सुरक्षित और खतरे से मुक्त कार्य वातावरण। आइए जानते हैं विभाजन के बारे में। इस सत्र में आप निम्न के बारे में जान पाएंगे। आपातकालीन प्रतिक्रियाएं, कार्यस्थल पर आपातकालीन प्रतिक्रिया। आइए अब आपातकालीन निकास के विषय में कुछ प्रकाश डालते हैं। आपातकालीन निकास की आवश्यकता तब होती है जब इमारत में रहना सुरक्षित नहीं होता। प्रत्येक संगठन में आपातकालीन निकासी प्रक्रिया होती है।
एक अप्रत्याशित स्थिति में कर्मचारियों, ग्राहकों या जनता को धमकी देना, किसी कार्य को बाधित करना या बंद कर देना, शारीरिक या पर्यावरण क्षति का कारण बनना। आइए जानते हैं निकासी की कुछ शर्तों के बारे में। निकासी की आवश्यकता वाली आपातकालीन स्थितियों में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे आग, विस्फोट, बाढ़, भूकंप, तूफान, चक्रवात, जहरीले पदार्थ का फैलाव, नागरिक उपद्रव। अब हम जानेंगे मेडिकल आपातकालीन स्थिति के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति आपात स्थिति के लिए योजना बनाता है। यही कारण है कि हम लोग अपने पास प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखते हैं। हालांकि कार्यस्थल पर व्यक्ति बहुत तनाव और शारीरिक। आइए जानते हैं एक मेडिकल आपातकालीन स्थिति को किस प्रकार संभाला जाए। एक चिकित्सक आपातकाल या आकस्मिक चोट या चिकित्सीय कमी होती है जो गंभीर होती है। एक मेडिकल आपातकालीन स्थिति में कभी कभी मेडिकल आपात स्थिति कोई भी समस्या या स्थिति हो सकती है, जैसे बीमारी, बेहोशी, दुर्घटनाएं जैसे झटका, मांसपेशियों के ऐंठन, फ्रैक्चर, आग, अन्य खतरनाक स्थितियां, सुरक्षा का उल्लंघन। आइए जानते हैं मेडिकल आपात स्थिति में क्या करना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को कुछ भी खाने या पीने को ना दें। व्यक्ति को नियंत्रित करें। पीड़ित व्यक्ति के चेहरे या किसी द्रव्य के छींटे मारना। पीड़ित को दूसरे स्थान पर ले जाना जब तक। बेहोशी थोड़ी देर के लिए होश खो जाना है, जो कि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की अस्थायी कमी के कारण होता है। होश के खो जाने के कारण व्यक्ति हताश होकर सतह पर गिर जाता है। इससे त्वचा पीली और ठंडी पड़ जाती है तथा पसीना भी आने लगता है। लगने की स्थिति में क्या किया जाए? यदि आपको आग का पता लगता है या अगर आप आग का अलार्म सुनते हैं तो पहली प्राथमिकता सुरक्षित रूप से बाहर निकलना है। एक बार इमारत से निकलने और सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के बाद आपातकाल को रिपोर्ट करें। और इसके साथ में यह कार्य भी करना चाहिए, सभी फायर अलार्म को गंभीरता से लें और इमारत को तुरंत छोड़ दें। रुके मत, हैंडल्स को छू कर देखें। यदि वह गर्म है तो उन्हें ना खोलें। कमरे से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढें। यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो सहायता के लिए संकेत दें। अपने पीछे के दरवाजे बंद कर दें। जहां धुआं ना गया हो वहां हवा साफ और या सीढ़ियों का प्रयोग करें। कभी भी लिफ्ट का प्रयोग ना करें। यदि अलार्म आपके रास्ते में है तो खींच दें। एक बार बाहर आने के बाद वापस अंदर ना जाएं। यदि आपके कपड़ों में आग लग गई है तो रुकें और उन्हें उतार दें। किसी भी जले हुए भाग को ये जानते हैं आपके कार्यस्थल की आवश्यक वस्तुओं के बारे में। कार्यालय फर्नीचर, ठीक करने योग्य और सहायक कुर्सियाँ, एक पैरदान के साथ निश्चित ऊंचाई वाले डेस्क या एक समयोजय डेस्क। मॉनिटर, स्क्रीन का ऊपरी भाग। अब हम जानेंगे कार्य वातावरण में शामिल तत्वों के बारे में। संतोषजनक तापमान, ज़्यादा शोरगुल ना हो, अच्छी रोशनी, हवा की अच्छी गुणवत्ता। कार्य समय पूरी तरह संगठन पर निर्भर करता है। भाषा कौशल, विभाजन। इस मॉड्यूल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल। आइए जानते हैं पाठन कौशल क्या है। पढ़ना उन विशिष्ट क्षमताओं को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से पढ़ने और संदेशों को दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है।
आइए जानते हैं पाठन कौशल क्या है। पढ़ना। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पाठन कौशल का महत्व। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास प्रभावी पाठन कौशल होना महत्वपूर्ण है, जिससे वह डेटा को पढ़कर सिस्टम में उसकी एंट्री तीव्र गति से कर सके। यह सिस्टम में दर्ज किए। अब हम जानेंगे 3 तकनीकियों के बारे में जो प्रभावी पाठन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अवलोकन। स्कैनिंग। स्कैनिंग का उपयोग तब किया जाता है जब आपको किसी दिए गए पाठ के किसी विशिष्ट जानकारी की तलाश करनी है। स्कैनिंग के लिए आपको जो जानकारी चाहिए उसे चयनित हिस्से में जल्दी से देख लें। और स्किमिंग। जब आप एक पढ़ने के गद्यांश को स्कीम करते हैं तो आपको उसमें भी सभी आवश्यक जानकारियों को निकालना पड़ता है। किसी भी गद्यांश को स्कीम करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ें। अब जानते हैं विस्तार में पढ़ना। यह तरीका बहुत ही धीमा होता है। इसमें व्यक्ति शुरुआत से अंत तक पढ़कर अंतिम चरण पर पहुंचता है। जब आप विस्तार में पढ़ते हैं तो आपको प्रत्येक वाक्य को पढ़ना होगा, लेकिन आपको प्रत्येक शब्द के अर्थ को नहीं खोजना चाहिए। गतिविधि। पढ़ने का कौशल। आईसीटी उपयोग। लिखने का कौशल। आइए जानते हैं लिखने के कौशल के बारे में। लिखने का कौशल वह माध्यम है जो भाषा के संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से दर्शाता है। लेखन संचार का एक महत्वपूर्ण कौशल है। अच्छा वेतन कौशल अधिक दर्शकों के सामने और टेलीफोन पर अपनी बात को कहने में। आइए जानते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लेखन कौशल का महत्व। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह आप अपने लेखन का उपयोग संदेश लिखने, रिपोर्ट और कार्य पर प्रभावी संचार के लिए करेंगे। प्रभावी रिपोर्ट लेखन कई नौकरियों से पूर्व अपेक्षित है। एक जीईओ के रूप में आपके पास प्रभावी लेखन कौशल होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगठन में आप अक्सर दूसरों के साथ मेल या लिखित रिपोर्ट के माध्यम से संवाद करेंगे। अच्छा लेखन कौशल आपकी इस प्रकार सहायता करता है। अच्छी शब्दावली, स्पेलिंग और व्याकरण का सर्वोच्च ज्ञान और त्रुटि मुक्त डेटा को बनाए रखने में सहायता करता है। इसमें मेल, रिपोर्ट आदि को लिखने में सहायता मिलती है। यह साथ ही जब भी आप लिख रहे हों, यह महत्वपूर्ण है कि योजना बनाएं, व्यवस्थित रहें और तब लिखें। सभी जानकारी को एकत्र करें। निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण चीज़ है। किस जानकारी को चुनना है और किसे छोड़ना है, इसका निर्णय लें। जानकारी को तार्किक रूप से समूहबद्ध करें। एक संक्षिप्त लेखन के लिए आपको अनावश्यक शब्दों को छोड़ना पड़ता है, वाक्यों को जोड़ना पड़ता है, दोबारा लिखना पड़ता है। अब हम एक गतिविधि करते हैं। आप सब लोग अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए कुछ वाक्य लिखें।